नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में। मतलब जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी क्या होता है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ आपके पास पहुँच सकें। मेरे जो पेशेंट्स हैं मैं उनको भी कहती हूँ बिकॉज़ बहुत सारी आपकी नॉलेज बढ़ जाती है रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या किया, अगर हमारी शादी को मतलब जो भी पेशेंट है अगर उसकी शादी को 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है और 30 ईयर से कम एज है विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन और उसको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, या फिर 30 से ज़्यादा एज है और 6 महीने हो गए हैं मिलते हुए रेगुलर इंटरकोर्स में हस्बैंड के संग विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्शन और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। अब हमने अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, जैसे कि ट्यूब्स पेटेंट है कि नहीं, हस्बैंड के सीमेन में कीटाणु कैसे हैं और पेशेंट के फॉलिकल्स कैसे दिख रहे हैं, एग्स कैसे दिख रहे हैं, उसका एएमएच लेवल क्या है और उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लीज़ ये बेसिक जांचें होती हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे यही जांचें भेजिए। आप लोग इतने सारे ब्लड के जांचें भेज देते हो खर्रे भरे हुए विच इज़ ऑफ नो यूज़। होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड भेज देते हो विच ऑफ नो यूज़। आप सिर्फ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड सी आपको जो मेन रिपोर्ट्स भेजनी है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, देन एएमएच या हार्मोनल प्रोफाइल जो भी हो आपके पास, देन हस्बैंड के सीमेन की जांच और एक एचएसजी या एसएसजी जो भी हुआ हो आपका ट्यूबल पेटेंसी के लिए। तो अब अगर हमने सारी जांचें करा ली हैं, सब कुछ नॉर्मल आया है, स्टिल इसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो अनएक्सप्लेन क्या होता है, जब भी आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो 70% लोगों में या तो मेल फैक्टर होता है या फीमेल फैक्टर होता है, लेकिन 30% लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ना मेल ना फीमेल कोई भी फैक्टर नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी। बेसिकली हम इसे कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, बट अनएक्सप्लेन नहीं होती है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, जिससे हम उसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग जो बेसिक जांचें कर रहे हैं उसमें हमें सारी चीज़ें नॉर्मल नज़र आ रही हैं, बट एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि होती हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती हैं। जैसे कि एक होता है ट्यूबो ओवेरियन फैक्टर्स। कई बार क्या होता है कि ट्यूब्स खुले हैं लेकिन ट्यूब्स की जो उसमें जो एक मूवमेंट होता है, सिलियरी मूवमेंट्स होते हैं उसकी जो ट्यूब की वो होती है, जिससे कि एग को वो अपने अंदर ले और उसके बाद वो अंदर जाए यूट्रस में, जहाँ पे स्पर्म आए, फिर फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में होता है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एम्ब्रियो बन के फिर वापस यूट्रस में जाके लगता है। तो कई बार बाहर कुछ पेरिटोनियम में कुछ ऐसी झिल्ली हो सकती है जिससे कि ट्यूब से फॉलिकल ट्यूब तक जा ही नहीं पा रहा है, ओवरी से फॉलिकल ट्यूब तक जा ही नहीं पा रहा है, या फिर अंदर जो उसका सिलियरी फंक्शन है ट्यूब्स का वो गड़बड़ है। तो हम जब एचएसजी करेंगे वो नॉर्मल नज़र आएगा, लेकिन जो एग है वो आपके ट्यूब्स में पहुंच ही नहीं रहा है, सो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि सर्विक्स के मुंह पे या तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसके कारण स्पर्म्स ऊपर तक नहीं जा पा रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सर्विक्स पे सिक्रीशंस होते हैं उसमें अंडे स्पर्म्स जो हैं वो अपने आप डेड हो जाते हैं, तो उसके कारण भी प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है। ये कुछ कॉजेज़ हैं जिसमें कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है। मतलब हमें लग रहा है अनएक्सप्लेन्ड है, बट एक्चुअली इट इज़ एक्सप्लेन्ड, बट यू डोंट नो, हमें पता नहीं पड़ रहा है। तो हमें थोड़ी सी टारगेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि क्या समस्या है। एक तीसरा और रेयर कारण होता है, कई बार जो ओवम का जो ऊपर की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा कड़क होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिसको स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो हमें एक्चुअली सारे जो हमारे रिपोर्ट्स हैं वो हमें सब नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एचएसजी में हमें ये नहीं दिखाई देगा कि एग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि ट्यूब्स हमें पेटेंसी बस दिखती है, उनका अंदर का मूवमेंट ठीक है कि नहीं, बाहर कोई झिल्ली तो नहीं है जो ऑब्स्ट्रक्ट करी, वो सब हमें दिखती नहीं है। हमें सीमेन पैरामीटर सही दिखेंगे, सब कुछ सही दिखेगा, लेकिन हमें एक्चुअली प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब प्रॉब्लम तो है, इट इज़ नॉट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, हमें पता नहीं पड़ रहा है। तो हमें उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी करनी है। अगर सब कुछ नॉर्मल है और हमने ट्राई कर लिया, हमने IUI की कोशिश की,
IUI भी 2-3 बार कर लिया और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग और द अदर जो कि गड़बड़ है, जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, तो हम लैप्रोस्कोप जब डालेंगे तो अगर ट्यूब्स के आसपास कुछ है वो हमें नज़र आ जाएगा। अगर सर्विक्स के मुंह पे कुछ है, हम हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे तो हमें वो भी नज़र आ जाएगा। सो लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी से हमें ये पता पड़ गया। तो अगर हम लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी में ये सब चीज़ें ठीक कर लेते हैं, फिर हम फिर से IUI ट्राई कर सकते हैं, या हम बाद में भी आफ्टर लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी भी IUI ट्राई कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी कोई सर्जरी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डायग्नोस्टिक थिंग, जो कि हम आराम से 1 दिन के एडमिशन में करा सकते हैं। केवल 1 दिन भर्ती होना पड़ता है और पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होता, एनेस्थीसिया में होता है, और जो भी एक अटेंडेंट है उसको अंदर बुला के दिखाया जाता है, एंड एवरीथिंग जो भी हमें प्रॉब्लम लगती है उसको संग में करेक्ट भी किया जाता है, जो भी हमें प्रॉब्लम लग रही है। सो हम उसको करेक्ट भी करते हैं। और अगर इनका, तो हम उसके बाद लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी से ये सारी चीज़ें ठीक करके हम IUI ट्राई कर सकते हैं और 2-3 बार IUI कर सकते हैं, तो कई पेशेंट्स उससे प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब अगर इनका जो ओवम का जो आउटर लेयर है वो अगर थिक है, जोना अगर थिक है, तो क्या होगा कि नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं आ सकती, उसमें हम IUI में भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमें IVF पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि IVF में हम लोग सब कुछ शरीर के बाहर करते हैं। सो हमने बाहर निकाला और हम ICSI करते हैं, तो ICSI में हम IVF, ऐसे केसेस में IVF जो कन्वेंशनल IVF होता है वो फेल भी हो सकता है, लेकिन ICSI से हम लोग जोना रप्चर कर लेंगे और आराम से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एम्ब्रियोज बन जाएंगे, सो हम उसे वापस ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो अगर किसी को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड अनएक्सप्लेन, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट अनएक्सप्लेन, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, जो मैंने आपको बताया, लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी, देन IUI, देन और अगर जोना ही अगर थिक है, अगर ऐसा कुछ मतलब इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर हम IVF पे जा सकते हैं। सो ये पता करना कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय नेचुरल, जो भी हमारे तरीके हैं, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनसे हम ये वाली प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं। तो अगर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो प्रॉपर एक तरीका है कि हम लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी कराएं, देन हम IUI कराएं, और अगर हमें लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी में कुछ नहीं मिलता, देन वी कैन गो फॉर IVF, और वी कैन ट्राई IUI फॉर 3 to 4 साइकिल्स, देन वी कैन गो फॉर IVF। सो बस आप अपना ट्रीटमेंट कराइए जैसे भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे IVF पे जा रहे हैं, बट यस अगर ज़रूरत है तो करना है। और कोई भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ऐसा नहीं होता कि आपका मतलब आपको हम सीधे IVF की सलाह दें। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को इंक्वायरी करते हैं, आपके यहाँ सिर्फ IVF होता है, आपके यहाँ सिर्फ IVF होता है। इट इज़ नॉट लाइक दिस। हमेशा हमारे यहाँ एक प्रॉपर सेट प्रोटोकॉल होता है, कोई भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होगा, एक सेट प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है कि हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कर ली, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, फिर हमने क्या किया, फिर हमें उसमें क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मतलब इट्स अ स्टेप वाइज अप्रोच। हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, ना कि सीधे कूद के वहाँ चले जाते हैं। लेकिन यस, अगर आपकी प्रॉब्लम वैसी है, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सोल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे, और कराना नहीं कराना आपकी मर्ज़ी है। और ऑब्वियसली किस्मत भी आपकी होती है ना, हम सिर्फ अपनी तरफ से 100% अपना दे सकते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो कर सकते हैं, फिर सबकी किस्मत होती है कौन किस चीज़ से प्रेग्नेंट हो जाए। कई बार सिर्फ HSG से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कई बार सिर्फ लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सो इट डिपेंड्स। थैंक यू एंड टेक केयर।